आज से 5 साल पहले जब संजय अपने कॉरपोरेट ऑफिस की 27वीं मंजिल पर खिड़की से बाहर देख रहा था, उसके हाथ में एक प्रमोशन लेटर था और फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उस दिन बाहर बारिश हो रही थी और शहर की चकाचौंध धुंधली सी नजर आ रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उसकी जिंदगी की दिशा बन चुकी थी। यह वही था जो मैं चाहता था, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी अनजाने रास्ते पर चल रहा हूं? संजय ने अपने आप से पूछा, जैसे वह अपने ही अस्तित्व के बारे में सवाल कर रहा हो। संजय की कहानी आज के युवाओं की कहानी है। मेहनत, सपने, सफलता और फिर भी अंदर का खालीपन। वह टॉप कॉलेज से MBA था, अपनी बैच का टॉपर, और सिर्फ 30 साल की उम्र में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर। माता पिता को गर्व था, दोस्त ईर्ष्या करते थे, और फिर भी जब संजय अपने 2 BHK लग्जरी अपार्टमेंट में अकेला होता तो छत को घंटों घूरता रहता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस सफलता के लिए आप इतने साल भागे, जब वह आपके सामने आ जाए तो वह एक खोखले सपने जैसी लगती है? यही संजय का हर रात का सवाल बन चुका था। उसका दिन शुरू होता था सुबह 5 बजे, ताकि वह 6 बजे जिम जा सके, 8 बजे तक ऑफिस के लिए तैयार हो जाए और 9 बजे से पहले अपनी डेस्क पर हो। फिर शाम 9-10 बजे तक लगातार काम, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और कॉल्स। रात को देर से घर लौटना, मिलाते जुलाते खाना और फिर अकेले अपनी बालकनी में बैठकर शहर की रोशनियों को देखना। यही उसकी जिंदगी का नियम बन गया था। संजय अपने आसपास के लोगों से धीरे धीरे कटता जा रहा था। उसके कॉलेज के दोस्त अब सिर्फ सोशल मीडिया पर अपडेट्स तक सीमित थे और परिवार से बात करना महीनों हफ्तों में एक बार होता था। मुझे याद है वह रविवार, संजय कहता है, जब मेरे पिताजी ने फोन किया और कहा कि वे मेरे लिए चिंतित हैं। मैंने उन्हें झिड़क दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। आज सोचता हूं तो शर्म आती है कि मैं क्या बन गया था। उस दिन के बाद संजय के पिता ने फिर कभी फोन नहीं किया। शायद बेटे के व्यस्त जीवन में दखल नहीं देना चाहते थे। संजय के दिमाग में एक अजीब सा शोर हमेशा चलता रहता था। वह अपने आसपास की छोटी छोटी बातों से भी चिढ़ने लगा था। लिफ्ट में किसी के जोर से बात करने से, मेट्रो में भीड़ से, ऑफिस के कैंटीन में शोर से। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। एक दिन मैंने अपनी अलमारी में देखा तो पाया कि मेरे पास 15 शर्ट्स हैं, सभी नीले रंग की, सभी एक जैसी। मैं इतना बेजान हो गया था कि मुझे यह भी ध्यान नहीं रहता था कि मैं क्या पहन रहा हूं, वह कहता है, याद करते हुए कि कैसे एक बार उसके ऑफिस के एक जूनियर ने पूछा था कि क्या उसकी तबीयत ठीक है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वह क्यों पूछ रहा है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं पिछले 3 दिनों से एक ही कपड़े पहने था। रात में नींद अब एक सपना बन गई थी। संजय घंटों बिस्तर पर करवटें बदलता, फोन स्क्रॉल करता, कभी टीवी पर कोई फिल्म देखने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिमाग हमेशा भागता रहता। मैं थक चुका था, बहुत थक चुका था, लेकिन आराम नहीं कर पा रहा था, संजय याद करता है। मैंने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया था, शराब पीना शुरू कर दिया था, कुछ भी, बस थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाए। एक शनिवार की शाम जब संजय मॉल में अकेले खाना खा रहा था, जैसा कि उसने पिछले कई महीनों से हर वीकेंड किया था, उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। दीपक, उसका कॉलेज का बैचमेट, जिससे वह 5 साल से नहीं मिला था। दीपक को देखकर पहली बार संजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि कॉलेज में दीपक कितना गुस्सैल और उग्र स्वभाव का था। उसके और दीपक के बीच कई बार झगड़े हुए थे। यहां तक कि एक बार तो संजय ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर वह अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा तो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यह दीपक बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह जिस तरह से बातें कर रहा था उसमें एक अजीब सा ठहराव था। संजय की हैरानी का ठिकाना नहीं था। अरे संजय, कितने सालों बाद, कैसे हो भाई? दीपक ने आगे बढ़कर संजय को गले लगाया, जैसे वे बचपन के दोस्त हों। दीपक, तू इतना बदल कैसे गया यार? मुझे तो पहचानने में ही दिक्कत हो रही है, संजय ने हैरानी से कहा। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ साथ में बैठते हैं, लंबी कहानी है। उन्होंने साथ में डिनर किया और दीपक ने बताया कि कैसे कॉलेज के बाद उसकी जिंदगी बिखर गई थी। नौकरी गई, रिश्ते टूटे और वह डिप्रेशन में चला गया था।
फिर एक दिन, दीपक ने आगे बताया, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे सत्संग में आने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया क्योंकि तू जानता है मैं इन सब धार्मिक चक्करों में कभी नहीं पड़ा। लेकिन उसने जिद की और मैं चला गया, बस उसकी खातिर, यह सोचकर कि 1 घंटे की बात है। संजय हंसा, वैसे ही जैसे मैं अभी तेरी बातें सुन रहा हूं। दीपक ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन संजय, उस 1 घंटे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुझे यह समझा नहीं सकता, लेकिन जो शांति मुझे वहां मिली वह मुझे कहीं नहीं मिली थी, न शराब में, न पैसे में, न किसी रिश्ते में। संजय ने आंखें घुमाई। तू तो ऐसे बता रहा है जैसे वहां कोई जादू होता है। जादू नहीं, सत्य है, दीपक ने गंभीरता से कहा। सत्संग ने मुझे सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन से है, और जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हम दुनिया को भी जीत लेते हैं। संजय अब भी शंकालु था। अच्छा, और इसके लिए क्या तूने अपनी नौकरी वोकरी छोड़ दी, सन्यासी बन गया? दीपक हंसने लगा। नहीं यार, मैं अभी भी वही पुराना दीपक हूं, बस थोड़ा सुधरा हुआ। नौकरी भी है, घर भी है, बीवी बच्चे भी हैं, बस जीने का नजरिया बदल गया है। जिंदगी पहले भी थी, अब भी है, बस अब इसे जीना आता है। उनकी बातें रात के 11 बजे तक चलती रहीं। संजय ने महसूस किया कि उसने पिछले 2 साल में इतनी खुलकर किसी से बात नहीं की थी। वह खुद अपने ऑफिस के प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी अकेलेपन की भावना के बारे में, अपनी अनिद्रा के बारे में बात कर रहा था, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। अंत में दीपक ने कहा, कल सुबह 6 बजे अगर तेरी नींद खुल जाए तो मैं तुझे लेने आऊंगा, बस एक बार, मेरी खातिर। अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कभी नहीं कहूंगा। संजय ने हंसते हुए कहा, तू जानता है कि इतने सालों में मैं कभी भी 6 बजे नहीं उठा हूं, वो भी रविवार को। तो अब उठ जा, दीपक ने चुनौती दी। कुछ नया करने में क्या जाता है? संजय हंसा और हामी भर दी, यह सोचकर कि वह कभी उठेगा ही नहीं और इस तरह उसे इस सत्संग वाले चक्कर से बचने का अच्छा बहाना मिल जाएगा। लेकिन उस रात अजीब बात, संजय को बहुत अच्छी नींद आई। शायद महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था। और उससे भी अजीब बात, सुबह ठीक 5:55 पर उसकी आंखें अपने आप खुल गईं, जैसे कि कोई अंदरूनी घड़ी ने उसे जगा दिया हो। और जब 6 बजे दीपक ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो संजय पहले से ही तैयार था। मानता हूं, मुझे हैरानी हुई, दीपक ने कहा संजय को देखकर। मुझे भी, संजय ने जवाब दिया, खुद भी अचंभित होकर। वे दोनों दीपक की कार में बैठे और शहर के एक शांत इलाके की ओर चल पड़े। रास्ते में संजय ने पूछा, वैसे यह सत्संग होता क्या है? मुझे यह तो बता दे कि मैं किस चक्कर में पड़ रहा हूं। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, देख, सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य का संग, यानी सच्चाई के साथ समय बिताना। यह कोई धर्म नहीं है, कोई मत नहीं है, बस एक रास्ता है, अपने आप को बेहतर जानने का, अपने मन को समझने का। और वहां होता क्या है? कुछ भजन होते हैं, फिर कोई बुजुर्ग या गुरु प्रवचन देते हैं, जीवन के सत्य के बारे में, मन की शांति के बारे में, सच्चे सुख के बारे में। बस इतना ही। संजय ने शक से देखा। बस? कोई दान वान नहीं लेते? कोई मेंबरशिप नहीं? दीपक हंसने लगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। यह कोई बिजनेस नहीं है, यह एक अनुभव है, और हर कोई अपने अपने तरीके से इसे महसूस करता है। करीब 20 मिनट की ड्राइव के बाद वे एक साधारण से भवन के सामने पहुंचे। बाहर कुछ लोग खड़े थे, सभी साफ सुथरे कपड़ों में, और उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। संजय ने महसूस किया कि ये लोग किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से यहां आए थे। यह देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां हर उम्र के लोग थे, बुजुर्ग भी और युवा भी, पुरुष और महिलाएं, अमीर और साधारण। वे अंदर गए और एक बड़े हॉल में बैठ गए। हॉल साधारण था लेकिन साफ सुथरा। कोई भव्य सजावट नहीं, कोई बड़ी मूर्तियां नहीं, बस सामने एक छोटा सा मंच और सभी के लिए बैठने की व्यवस्था। संजय ने देखा कि लोग आपस में बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि चुपचाप बैठे थे, जैसे कि अपने भीतर ही कुछ खोज रहे हों। ठीक 6:30 बजे भजन शुरू हुए। संगीत सरल था, लेकिन दिल को छूने वाला। संजय ने कभी ऐसा संगीत नहीं सुना था। न तो यह फिल्मी था, न ही क्लासिकल, बल्कि कुछ अलग ही था। गायक के शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। मन तू क्यों भटके, क्यों दूर तू जाए, तेरा साथी तेरे भीतर, क्यों बाहर तू ढाए।
आधे घंटे के भजनों के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर आए। वे साधारण सफेद कपड़ों में थे। कोई भव्य पोशाक नहीं, कोई आडंबर नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और जब वे बोलने लगे तो उनका स्वर इतना शांत था कि पूरा हॉल स्तब्ध हो गया। हम सब कुछ पाने की दौड़ में अपना सब कुछ खो देते हैं, उन्होंने शुरू किया। हम बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपने भीतर की दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। जीवन की सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। संजय ने महसूस किया कि ये शब्द जैसे सीधे उसी से कहे जा रहे थे। वह अपनी पूरी जिंदगी बाहरी चीजों के पीछे भागा था, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की थी। आप सभी ने एक सवाल जरूर पूछा होगा, बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, कि मैं इतना कुछ पाकर भी खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि आप अपने मन के पीछे भाग रहे हैं, और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आज कार चाहिए, कल बंगला चाहिए, परसों कुछ और चाहिए। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। संजय को याद आया कि कैसे उसने हर प्रमोशन के बाद, हर सैलरी इंक्रीज के बाद सोचा था कि अब वह खुश होगा, लेकिन वह खुशी हमेशा क्षणिक रही थी। सच्ची शांति तो तब मिलती है, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, जब हम अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। और इसके लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है, ध्यान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा। उनके हर शब्द संजय के दिल में गहरे उतर रहे थे। उसे लग रहा था जैसे ये शब्द सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही कहे जा रहे हों, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति उसके मन की हर बात जानते हों। करीब 1 घंटे तक प्रवचन चला, और फिर भजन के साथ सत्संग समाप्त हुआ। संजय वहीं बैठा रहा, जबकि अन्य लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे। उसे लग रहा था जैसे वह कहीं से लौटा हो, कोई लंबी यात्रा करके आया हो। दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसा लगा? संजय कुछ कह नहीं पाया, बस अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। मीटिंग्स में बेबाक राय देने वाला, प्रेजेंटेशन में दमदार तरीके से बोलने वाला संजय अचानक शब्दहीन हो गया था। चल, थोड़ी सेवा करते हैं, दीपक ने प्यार से कहा। सेवा? संजय ने पूछा, अपनी आवाज को संभालते हुए। हां, जैसे वॉलंटियर वर्क। हम सब यहां मिलकर हॉल की सफाई करते हैं, कुर्सियां व्यवस्थित करते हैं, बस थोड़ा सा योगदान। संजय हंसा। मैं और झाड़ू? एमबीए किया है मैंने, याद है ना? मेरे ऑफिस में मेरे 10 लोग काम करते हैं। दीपक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हां, आईआईएम वाले साहब, अब जरा अपने मन की भी सफाई कर लो। वैसे भी तूने जिम में इतने डंड मारे हैं, जरा अंदर के मसल्स भी एक्सरसाइज कर ले। दीपक की इस बात पर संजय को हंसी आ गई, और उसने झाड़ू उठा ली। अपनी ब्रांडेड जीन्स और शर्ट में महंगे जूते पहने वह हॉल में झाड़ू लगा रहा था। कभी कभी वह खुद पर हंस पड़ता। अगर उसके ऑफिस के लोग उसे ऐसे देखते तो क्या सोचते? और फिर भी अजीब बात, इस काम में उसे एक अजीब सा संतोष मिल रहा था। जैसे जैसे वह फर्श साफ करता गया, कहीं न कहीं उसके मन के कोने भी साफ होते चले गए। एक बुजुर्ग महिला, जिन्होंने सत्संग में उनके बगल में बैठी थीं, ने उससे पूछा, बेटा, पहली बार आए हो? संजय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी हां, आज पहली बार। बहुत अच्छा किया, वे बोली। देखना, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत परेशान थी, लेकिन अब जिंदगी बदल गई है। संजय ने पूछा, आप कितने समय से आ रही हैं? 15 साल से बेटा, उन्होंने जवाब दिया। यहां आने के बाद से मुझे समझ आया कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। पैसा, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ये सब तो आएंगे जाएंगे, लेकिन मन की शांति ही असली दौलत है। सफाई के बाद वे सभी एक साथ बैठे और चाय पी। यह वहां का रिवाज था, सत्संग के बाद साथ बैठकर चाय पीना और सामाजिक बातचीत करना। संजय ने देखा कि यहां लोग कितने सहज थे, कितने खुले थे। कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। वह बैंक मैनेजर से लेकर ऑटो ड्राइवर तक, डॉक्टर से लेकर घरेलू महिला तक, सभी एक साथ बैठे थे, एक ही संगति में। मुझे समझ नहीं आता, संजय ने दीपक से कहा। यहां इतने अलग अलग लोग हैं, इतनी अलग अलग पृष्ठभूमि से, फिर भी सब एक जैसे लग रहे हैं। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यहां हम अपनी बाहरी पहचान से नहीं, अपनी आंतरिक पहचान से जुड़ते हैं। यहां कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस इंसान है जो अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं।
उस दिन जब संजय घर लौटा तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया से आया हो। उसके अपार्टमेंट ने उसे पहली बार इतना अजनबी सा लगा। वह अकेला तो था, लेकिन इस बार उसे अपने अकेलेपन का दर्द नहीं हुआ। वह अपनी बालकनी में बैठ गया और शहर की रोशनियों को देखने लगा। वही रोशनियां जो हर रात देखता था, लेकिन आज वे कुछ अलग ही लग रही थीं। अगले रविवार संजय ने सोचा कि वह खुद से सत्संग जाएगा। उसने दीपक को फोन नहीं किया, बल्कि खुद ही तैयार होकर पहुंच गया। दीपक उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में एक खुशी थी। इस बार संजय ने और भी ध्यान से सुना और उसे लगा कि हर शब्द उसके अंदर गहरे उतर रहा है। धीरे धीरे संजय हर रविवार सत्संग जाने लगा। कभी कभी वह वीकडेज पर भी जाता, जब उसका काम जल्दी खत्म हो जाता। उसने महसूस किया कि सत्संग में जाने के बाद उसका दिमाग अधिक शांत रहता था, वह अधिक फोकस्ड होता था और उसके फैसले अधिक स्पष्ट होते थे। 1 महीने के अंदर उसके सहकर्मियों ने उसमें बदलाव देखना शुरू कर दिया। वह अब देर रात तक ऑफिस में नहीं रुकता था, वह मीटिंग्स में अधिक धैर्य रखता था और सबसे अधिक वह मुस्कुराता था। वह मुस्कुराहट जो पिछले कई सालों से गायब थी। क्या बात है संजय, तुम इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो? उसके ऑफिस के एक सहकर्मी ने एक दिन पूछा। संजय ने मुस्कुराकर कहा, योग शुरू किया है, जानते हुए भी कि असली योग तो उसके मन से हो रहा था। 2 महीने बाद उसने शराब पीना और सिगरेट पीना छोड़ दिया, न किसी के दबाव में, न किसी दवा के सहारे, बल्कि अपने आप, क्योंकि उसे अब उनकी जरूरत नहीं थी। उसकी नींद बेहतर हो गई थी, उसके अंदर का शोर कम हो गया था और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने माता पिता को फोन करना शुरू कर दिया था। और इस बार वह नहीं, वे हैरान थे। बेटा, सब ठीक तो है ना? उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा जब संजय ने लगातार तीसरे दिन फोन किया। संजय हंसा, हाँ पापा, सब ठीक है, बस आपसे बात करने का मन किया। उसके पिता के गले में आंसू आ गए। यह संजय हमारा बेटा नहीं लग रहा। नहीं पापा, ये वही संजय है, बस थोड़ा सुधर गया है। 3 महीने बाद संजय के बॉस ने उसे बुलाकर कहा, संजय, तुम्हारे काम में एक नया फोकस दिखता है। पिछले 3 महीने में तुमने जो प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं वो शानदार हैं। तुम हमारी टीम के लिए एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि कैसे इतना बदलाव लाया है? संजय हंसा, सर, मैंने सीखा है कि अगर हम अपने दिमाग को शांत रखें तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। और ये तुमने कैसे किया? उनके बॉस ने पूछा। मेडिटेशन सर, संजय ने कहा, यह सोचकर कि सत्संग के बारे में बताना थोड़ा जटिल होगा। 4 महीने बाद एक बड़ा मोड़ आया। सत्संग भवन में यह खबर फैली कि अगले रविवार को बाबा जी आने वाले हैं, वही महान गुरु जिनके बारे में सब बात करते थे, लेकिन जिन्हें संजय ने कभी देखा नहीं था। पूरे भवन में एक अलग ही उत्साह था। सभी लोग तैयारियों में जुटे थे। संजय भी उत्साहित था, लेकिन साथ ही थोड़ा संकोच भी महसूस कर रहा था। क्या मैं उनके सामने बैठने के लायक हूं? उसने दीपक से पूछा। दीपक ने हंसते हुए कहा, यार, गुरु के पास जाने के लिए लायक नहीं, प्यासा होना चाहिए। और तू तो इतना प्यासा है कि पिछले 4 महीनों से यहां आ रहा है। लेकिन मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, संजय ने कहा, अपने पिछले जीवन की गलतियों को याद करते हुए। गुरु के पास हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ही तो जाते हैं, दीपक ने समझाया। अगर हम पहले से ही सही होते तो गुरु की क्या जरूरत होती? उस रविवार संजय सुबह 4 बजे उठ गया, बिना अलार्म के, बिना किसी प्रयास के। वह इतना उत्साहित था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह जल्दी तैयार होकर सत्संग भवन पहुंच गया, जहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। हॉल पूरी तरह से सजा हुआ था, हर जगह फूल थे और एक अलग ही ऊर्जा थी। संजय ने एक कोने में बैठकर कुर्सियां लगाने में मदद की, फिर फूलों की व्यवस्था करने में और फिर आने वाले लोगों का स्वागत करने में। वह खुद भी हैरान था कि कैसे उसे यह सब करने में इतना आनंद आ रहा था। वही संजय जो कभी अपने जूनियर से भी कॉफी लाने को नहीं कहता था, अब खुशी खुशी लोगों की सेवा कर रहा था। ठीक 9 बजे एक साधारण सी कार आई और उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। उनके कपड़े साधारण थे, कोई भव्य मुकुट नहीं, कोई चमकदार वस्त्र नहीं, बस सफेद कुर्ता पायजामा। लेकिन जैसे ही वे हॉल में प्रवेश किए, पूरा वातावरण बदल गया। लोग उठकर खड़े हो गए और एक अद्भुत शांति छा गई। बाबाजी ने सभी को आशीर्वाद दिया
और मंच पर बैठ गए। भजन शुरू हुए और फिर उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। उनकी आवाज मधुर थी, लेकिन शब्द ऐसे थे जो सीधे दिल में उतर जाते थे। हर इंसान अपने जीवन में एक मोड़ पर आता है, उन्होंने कहा, जहां से दो रास्ते जाते हैं, एक बाहर की ओर जहां दुनिया की चकाचौंध है और एक अंदर की ओर जहां आत्मा का प्रकाश है। सच्चा सुख पाने के लिए हमें अंदर की यात्रा करनी होगी। संजय को लगा जैसे बाबा जी सीधे उसी से बात कर रहे हों। उनकी आंखें संजय की आंखों से मिलीं और एक पल के लिए संजय को लगा जैसे बाबा जी उसके दिल की हर बात जानते हों। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं, बाबा जी ने आगे कहा, तो हम पूरी दुनिया को जीत लेते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने अंदर के शोर से है, हमारे अपने अंदर के डर से है, हमारे अपने अंदर की अशांति से है। संजय के आंसू बह निकले। उसे याद आया कि कैसे वह अपने अंदर के शोर से भाग रहा था, शराब के सहारे, काम के बहाने, सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अब धीरे धीरे वह अपने अंदर के शोर से लड़ना सीख रहा था, उसे शांत करना सीख रहा था। प्रवचन के बाद बाबा जी ने सभी से बारी बारी मिलना शुरू किया। जब संजय की बारी आई तो वह घबरा गया। वह क्या कहेगा, वह क्या पूछेगा। लेकिन जैसे ही वह बाबा जी के सामने खड़ा हुआ, सारी घबराहट गायब हो गई। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम अच्छे रास्ते पर हो, बस चलते रहो, रुको मत। बस इतने ही शब्द थे, लेकिन संजय के लिए ये दुनिया के किसी भी अवार्ड से बड़े थे, किसी भी प्रमोशन से महत्वपूर्ण थे। उस दिन के बाद संजय की जिंदगी में और भी गहरा बदलाव आया। वह अब हर रविवार ही नहीं, बल्कि जब भी समय मिलता सत्संग जाता। वह सेवा में अधिक समय देने लगा, नए आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करने लगा और अपनी कहानी शेयर करने लगा। एक दिन एक युवा लड़का, जो लगभग वैसा ही था जैसा संजय पहले था, तनावग्रस्त, अशांत, भटका हुआ, उससे मिलने आया। मुझे सुना है आप पहले बहुत परेशान थे, उसने पूछा। क्या सच में सत्संग से इतना बदलाव आता है? संजय ने मुस्कुराकर कहा, सत्संग में कोई जादू नहीं है, बस एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। जब हम अपने आप को वास्तव में पहचानते हैं, तभी हम बदल पाते हैं। युवक ने पूछा, और आपने अपने अंदर क्या देखा? संजय ने गहरी सांस ली। मैंने देखा कि मैं अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़कर खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी सैलरी। लेकिन मेरी असली पहचान इन चीजों से परे है, मेरी आत्मा में है, मेरे स्वभाव में है, मेरे प्रेम में है। आज 5 साल बाद संजय की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह अब उसी कंपनी में एक ऊंचे पद पर है, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वह हर दिन अपने काम से पहले 1 घंटा ध्यान करता है, अपने माता पिता के साथ नियमित रूप से वक्त बिताता है और हर हफ्ते कम से कम 1 दिन सत्संग में सेवा करता है। उसके ऑफिस में लोग अक्सर उससे पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, इतने फोकस्ड कैसे रहते हो? और संजय मुस्कुराता है, मैंने सीखा है कि जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाते हैं तो बाहर का शोर आपको परेशान नहीं करता। उसने अपने ऑफिस में भी कुछ बदलाव किए हैं। हर मीटिंग से पहले 2 मिनट का मौन, हर दिन लंच टाइम पर ध्यान का सेशन और हर महीने 1 दिन समाज सेवा के लिए। शुरू में लोगों को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वे भी इसके फायदे देखने लगे। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, संजय कहता है, तो सोचता हूं कि अगर उस दिन दीपक से मुलाकात न होती तो शायद मैं आज भी उसी अंधेरे में होता। सत्संग ने मुझे सिर्फ एक नया रास्ता ही नहीं दिया, बल्कि वह रोशनी दी जिससे मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकूं। और अब वह अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटता है ताकि वे भी अपने अंधकार से बाहर निकल सकें। उसका मानना है कि हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है, और सत्संग उस यात्रा में एक दीपक की तरह रास्ता दिखाता है। रेखा की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। वह एक छोटे से शहर की लड़की थी जिसके माता पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर संभव संघर्ष किया था। रेखा हमेशा से एक होनहार छात्रा थी। वह अपने स्कूल और कॉलेज में टॉपर थी और उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाया था। उसके पिता, जो एक छोटे से सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी ताकि उनकी बेटी बड़े शहर में पढ़ सके। जब रेखा पहली बार महानगर पहुंची तो वह एकदम अभिभूत हो गई थी। इतनी बड़ी इमारतें, इतनी तेज रफ्तार, इतने सारे अजनबी लोग,
ये सब उसके लिए एकदम नया था। उसका कॉलेज भी उतना ही भव्य था, बड़े बड़े लेक्चर हॉल, विशाल लाइब्रेरी और उन्नत लैब्स। पहले कुछ दिन तो रेखा खुश थी, उत्साहित थी, अपने सपनों के पूरा होने की खुशी में। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि यहाँ की भाग दौड़ उससे अलग है। यहाँ के छात्र न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि उनकी अंग्रेजी भी बेहतर थी, उनका पहनावा भी अलग था और उनकी सोच भी अलग थी। रेखा, जो अपने छोटे शहर में सबसे आगे थी, अब खुद को पीछे महसूस करने लगी। मुझे याद है वह पहला सेमेस्टर, रेखा कहती है, जब मैं अपनी क्लास में बैठी थी और प्रोफेसर ने कुछ पूछा। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ छात्रों ने हंसना शुरू कर दिया और मुझे इतनी शर्म आई कि मैं फिर कभी क्लास में नहीं बोली। इस घटना के बाद रेखा और भी अंदर की ओर सिमटने लगी। वह क्लास में चुपचाप बैठती, अपने हॉस्टल रूम में अकेली पढ़ती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। उसके मार्क्स गिरने लगे, न इसलिए कि वह कम मेहनती थी, बल्कि इसलिए कि उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। शहर की रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं, रेखा अक्सर कहती है, और दिखावे का दबाव इतना ज्यादा था कि मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा। एक ओर उसके परिवार की उम्मीदें थीं, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दूसरी ओर यह नया माहौल था, जहां हर कोई अपने आप को प्रूव करने की होड़ में था। रेखा इन दो दबावों के बीच पिस रही थी और धीरे धीरे उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी नींद गायब हो गई, उसकी भूख चली गई और वह अक्सर रोती रहती थी। मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत की थी, इतना संघर्ष किया था, रेखा कहती है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दबाव से कैसे निपटूं। एक दिन जब रेखा लाइब्रेरी में रोते हुए बैठी थी, उसके पास एक सीनियर छात्रा अनीता आई। अनीता एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन वह भी एक छोटे से शहर से आई थी और उसने भी रेखा जैसे ही संघर्ष किया था। क्या हुआ? अनीता ने पूछा, रेखा के पास बैठते हुए। रेखा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू पोंछती रही। लेकिन फिर न जाने क्यों वह अनीता के सामने टूट पड़ी और अपना सारा दर्द बयान कर दिया। अपनी अकेलेपन की भावना, अपने आत्मविश्वास की कमी, अपने मार्क्स की गिरावट और अपने माता पिता के सपनों का बोझ। अनीता ने शांति से सुना, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी सलाह के। और फिर जब रेखा की बात खत्म हो गई तो उसने कहा, मैं तुम्हारी हर बात समझ सकती हूं, क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुकी हूं। पिछले साल मैं भी वहीं थी जहां आज तुम हो, लेकिन फिर मुझे एक जगह मिली जहां मुझे शांति मिली और मैंने अपने आप को फिर से खोजा। रेखा ने आशा से पूछा, कहां? मैं एक जगह जानती हूं जहां मुझे शांति मिली, क्या तुम मेरे साथ आओगी? अनीता ने पूछा और रेखा ने बिना सोचे समझे हां कह दी, इस उम्मीद में कि शायद उसे भी शांति मिल जाए। अगले दिन रेखा अनीता के साथ एक सत्संग में पहुंची। यह शहर के एक शांत इलाके में था, एक सादे से भवन में। अनीता ने रेखा को बताया कि यह कोई धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने मन की शांति के लिए आते हैं, अपने आप को बेहतर जानने के लिए आते हैं। शुरुआत में रेखा को यह सब अजीब लगा, भजन, प्रवचन, इतने सारे अनजान लोग। वह अनीता के पास ही बैठी रही, कुछ असहज सी, यह सोचते हुए कि शायद यह उसकी जगह नहीं है। लेकिन फिर जब प्रवचन शुरू हुआ तो उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रवचन शुरू किया और उनके पहले ही शब्दों ने रेखा को छू लिया। हम अक्सर अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, हमारी शिक्षा, हमारा पैसा, हमारा समाज में स्थान, लेकिन हमारी असली पहचान इन चीजों से परे है, हमारे भीतर है। रेखा को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके लिए ही कहे गए हों। उसने हमेशा अपनी पहचान को अपने मार्क्स से, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस से जोड़ा था, और अब जब वो कमजोर पड़ रही थी तो उसे लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही मिट रहा हो। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी कीमत आंकते हैं, वक्ता ने आगे कहा, लेकिन हमारी असली कीमत उस ऊर्जा में है जो हमारे भीतर बहती है। हम जो हैं वह हमारे अंक नहीं बताते, न ही हमारा पैसा, न ही हमारा ओहदा। हमारा चरित्र बताता है, हमारा प्रेम बताता है, हमारी करुणा बताती है। ये शब्द रेखा के दिल में उतर गए और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी देर से अपने आप को दूसरों के मापदंडों पर परख रही थी। वह अपनी अंग्रेजी की कमी के लिए शर्मिंदा थी,
अपने पहनावे के लिए शर्मिंदा थी, अपने छोटे शहर की पृष्ठभूमि के लिए शर्मिंदा थी, जबकि इन चीजों में शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं थी। उस दिन के बाद रेखा अनीता के साथ नियमित रूप से सत्संग जाने लगी। हर सत्संग के साथ उसे कुछ नया सीखने को मिलता और धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगा। वह अब अपनी पृष्ठभूमि से शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि उस पर गर्व करती थी, क्योंकि उसकी जड़ें उसे मजबूती देती थीं। मुझे याद है वह दिन, रेखा कहती है, जब सत्संग में एक वक्ता ने कहा कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। हर इंसान की अपनी एक अनूठी कहानी होती है, अपना एक अनूठा संघर्ष होता है, और यही हमें विशेष बनाता है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कहानी से शर्मिंदा नहीं होंगी, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाऊंगी। धीरे धीरे रेखा में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसने पढ़ाई के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला। अब वह मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए पढ़ रही थी। उसने सत्संग से सीखा कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है और कैसे शांत मन से लिए गए निर्णय ज्यादा सही होते हैं। उसने यह भी सीखा कि कैसे अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और उन पर काम करना जरूरी है। मैंने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू किया, रेखा बताती है। मैंने अनीता से मदद मांगी और हम दोनों रोजाना 1 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस करते थे। सबसे ज्यादा मैंने यह सीखा कि गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गलती एक सबक है। उसके रिजल्ट फिर से बेहतर होने लगे, लेकिन इस बार वह तनाव में नहीं, बल्कि आनंद से पढ़ रही थी। उसने अब अपनी सफलता को मानदंड नहीं, बल्कि एक परिणाम माना, अपनी मेहनत का, अपने समर्पण का और अपनी निरंतरता का। सत्संग में रेखा ने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी, सेवा की भावना। वह हर सप्ताह कुछ घंटे सत्संग भवन की सफाई में, लंगर की तैयारी में या फिर आने वाले लोगों के स्वागत में बिताने लगी। इस सेवा ने उसे सिखाया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। एक दिन, रेखा याद करती है, मैं सत्संग के बाद एक बुजुर्ग महिला को उनके घर छोड़ने गई। रास्ते में उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने अपने पति को खोया, कैसे उनके बच्चे दूर रहते हैं, और फिर भी वे हर दिन मुस्कुराती हैं, हर दिन आगे बढ़ती हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी परेशानियां कितनी छोटी हैं और मेरे पास कितनी सारी आशीर्वाद हैं जिनके लिए मैं आभारी हो सकती हूं। कैंपस में लोगों ने भी रेखा में यह बदलाव देखा। वह अब डरी सहमी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। वह अपनी राय रखने में झिझकती नहीं थी, अपने सवाल पूछने में डरती नहीं थी और अपनी मदद मांगने में संकोच नहीं करती थी। उसके दोस्त पूछते, तुझे क्या हुआ है रेखा, तू इतनी बदल गई है? वह हंसकर कहती, मैंने अपने भीतर का सत्य खोज लिया है। मैं वही हूं जो हमेशा थी, बस अब मुझे अपने आप पर भरोसा है। दूसरे साल रेखा ने एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया, जिसे उसने मिंडफुलनेस सर्कल नाम दिया। यह एक ऐसी जगह थी जहां छात्र अपनी चिंताओं और तनाव के बारे में बात कर सकते थे, जहां वे एक दूसरे से सीख सकते थे और जहां वे अपने मन को शांत करने के तरीके सीख सकते थे। इस ग्रुप के लिए रेखा ने सत्संग से सीखे गए ध्यान और मनन के तरीके अपनाए और उन्हें छात्रों के लिए अनुकूलित किया। यह ग्रुप कैंपस में काफी लोकप्रिय हो गया, खासकर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बीच, जो नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। रेखा ने महसूस किया कि कितने सारे छात्र वैसी ही परेशानियों से जूझ रहे थे जिनसे वह जूझ चुकी थी। अकेलापन, तनाव, अपर्याप्तता की भावना। मुझे याद है एक लड़की जिसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, रेखा कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि वह फेल हो जाएगी और अपने माता पिता को निराश करेगी। मैंने उससे अपनी कहानी शेयर की, उसे सत्संग ले गई और धीरे धीरे उसने भी अपनी खुशी फिर से खोज ली। आज वह हमारे ग्रुप की एक सक्रिय सदस्य है और दूसरों की मदद करती है। रेखा की इस पहल को कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी सराहा और उन्होंने उसे स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी में शामिल किया। वहां उसने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स की शुरुआत की, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स आयोजित की और एक हेल्पलाइन शुरू की जहां छात्र अपनी परेशानियों के बारे में बात कर सकते थे। मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष एक उद्देश्य के लिए था, रेखा कहती है। अगर मैं इतने दर्द से नहीं गुजरती तो शायद मैं कभी दूसरों की मदद करने के लिए इतनी प्रेरित नहीं होती। मेरा दर्द मेरी ताकत बन गया।
ग्रेजुएशन के बाद रेखा को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका असली जुनून दूसरों की मदद करना है। वह अपनी नौकरी के साथ साथ वीकेंड पर छात्रों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम चलाने लगी, जहां वह न सिर्फ अकादमिक मदद देती बल्कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और आत्म अन्वेषण के महत्व के बारे में भी बताती। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, जहां छोटे शहरों से आने वाले छात्रों को मार्गदर्शन मिल सके। वह उन्हें सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही नहीं, बल्कि नए माहौल में एडजस्ट करने, अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बारे में भी सिखाती। मेरा मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, रेखा कहती है। यह आत्मज्ञान भी है, अपने भीतर के सत्य को जानना भी है। और सत्संग ने मुझे यही सिखाया है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज रेखा सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। वह अभी भी हर हफ्ते सत्संग जाती है और अब वह वहां प्रवचन भी देती है, युवाओं के लिए, उनकी भाषा में, उनकी समझ के अनुसार। वह उन्हें बताती है कि कैसे तकनीकी युग में भी आध्यात्मिक मूल्य अभी भी उतने ही प्रासंगिक हैं, सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा। मुझे याद है जब मैं पहली बार सत्संग गई थी, रेखा कहती है, तो मैंने सोचा था कि यह सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है, लेकिन मैंने पाया कि यह तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमें अंदर से बदल देता है। और जब हम अंदर से बदल जाते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। रेखा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे संघर्ष हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। वह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमियों को, अपनी विशेषताओं को, तभी हम सच्चे अर्थों में आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग की महिमा का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि हर उस इंसान के साथ आगे बढ़ता है जो भीतर की ओर यात्रा करने का साहस रखता है। संजय और रेखा की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में असली सुख और शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि में है। जैसा कि बाबा जी अक्सर कहते हैं, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और आत्मदर्शन ही सच्चा दर्शन। सत्संग हमें सिखाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में भी आध्यात्मिकता को शामिल कर सकते हैं, हर काम को समर्पण के साथ करते हुए, हर रिश्ते में प्रेम और करुणा रखते हुए और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हुए। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ पाना नहीं बल्कि बनना भी है, एक बेहतर इंसान बनना, एक ज्यादा जागरूक आत्मा बनना। संजय और रेखा जैसे हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगियां सत्संग से बदली हैं। युवा पेशेवर जो तनाव से जूझ रहे थे, छात्र जो अपनी पहचान खो रहे थे, परिवार जो रिश्तों में दरारें देख रहे थे, बुजुर्ग जो अकेलेपन से परेशान थे। सत्संग ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नई दिशा दी और सबसे ज्यादा उन्हें अपने भीतर के प्रकाश से मिलवाया। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है पहला कदम, जैसे संजय ने उठाया, जैसे रेखा ने उठाया। और यह कदम हमेशा हमारे अपने भीतर से आता है, हमारी अपनी इच्छा से, हमारे अपने संकल्प से। सत्संग हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना हमें ही होता है। अगर आप भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, अगर आप भी अपने भीतर के शोर से परेशान हैं, अगर आप भी जीवन में अर्थ की तलाश कर रहे हैं, तो सत्संग आपके लिए एक दीपक की तरह हो सकता है जो आपको आपके अपने भीतर का रास्ता दिखाए। और जैसा कि बाबा जी कहते हैं, सत्य की खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो खोजता है वह पाता है, शायद वह जो वह सोचता था नहीं, लेकिन वह जिसकी उसे सच में जरूरत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदलने में मददगार हो सकता है।